स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK लर्निंग वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें हम पहले बात करेंगे इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे, यानी कीवर्ड जो होंगे वो क्या होंगे। स्कीमा, अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। इसकी आप जो इंग्लिश वर्ड या आप याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि हिंदी में अलग अलग वर्ड से इनको पुकारा जाता है। तो अनुकूलन यानी इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, एडेप्टेशन। तीसरा आत्मसातकरण, जिसको हिंदी में जिसको इंग्लिश में कहेंगे एसिमिलेशन। समायोजन यानी एकोमोडेशन। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमिज्म, इकोसेंट्रिज्म, पलटावी गुण, मूर्त अमूर्त चिंतन, विकास की 4 अवस्थाएं आदि। अब इसमें देखो कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इसमें संज्ञानात्मक विकास आ रहा है, तो इसका संज्ञान का मतलब क्या है। तो हम बात करेंगे संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है मानसिक क्रिया, जैसे सोचना, समझना, जानना, खोजना। मानसिक क्रिया द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि दिमाग से रिलेटेड जो भी मानसिक क्रियाएं जो भी क्रियाएं दिमाग करता है, खोजता है, सोचता है, जानता है, जो भी दिमाग से रिलेटेड जो क्रियाएं होती है वो सारी क्या होती है, संज्ञान होती है। हाँ, अब जीन पियाजे का पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है जीन पियाजे। ये निवासी कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के जीव विज्ञानी थे। पुस्तक इन्होंने कौन सी लिखी, द लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड। हाँ, अब इनका मुख्य कथन से पहले हम इनके बारे में हम इस सिद्धांत के बारे में पता करेंगे कि ये सिद्धांत वाकई में कहता क्या है। ये सिद्धांत ये कहता है कि जीन पियाजे ने ये कहा कि बालक जो है ना वो उम्र के साथ साथ यानी उसकी एज के साथ साथ उसमें परिपक्वता आती है और उसमें विचार जो होते हैं उसका विकास होता है। यानी कहने का मतलब ये है तो होता है कि जो बालक का विकास है वो उम्र के साथ साथ बालक का विकास होता जाता है। यानी बालक का विकास धीरे धीरे बालक की उम्र बढ़ेगी, जिससे उसमें परिपक्वता आएगी, जिससे धीरे धीरे उसका विकास होता जाएगा। वो बालक अलग अलग उम्र में अलग अलग क्रियाएं करके सीखेगा। इसके विपरीत जो है वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो बालक का विकास है वो समाज और संस्कृति के प्रभाव से होगा। यानी बालक जो ज्ञान का निर्माण करेगा वो समाज और संस्कृति के प्रभाव में आके करेगा। और जो जीन पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे कह रहे हैं कि जो बालक का विकास है वो उम्र के साथ साथ परिपक्वता के साथ साथ बालक का विकास होता है, बालक ज्ञान का निर्माण करता है। हमने इसमें आपके इसी चैनल पर वाइगोत्स्की का वीडियो डाल रखा है। अगर आपको अच्छे से समझना है वाइगोत्स्की का सिद्धांत तो आप इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके मुख्य कथन की। पियाजे ने मुख्य कथन बताया। मुख्य कथन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं। यानी पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान यानी सक्रिय जो ज्ञान होता है ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे जो परिपक्वता के साथ साथ ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये पियाजे कहते हैं। तथा पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक का मतलब बालक अलग अलग चीज़ का निर्माण करेंगे, अलग अलग ज्ञान का निर्माण करेंगे, खोज करेंगे। पियाजे के अनुसार जो बालक जो है उम्र के साथ परिपक्वता के साथ साथ अलग अलग विषय वस्तु, अलग अलग ज्ञान का निर्माण करेंगे, ज्ञान की खोज करेंगे। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत व सोच का निर्माण करते हैं, जो संसार के बारे में है ना अपने सिद्धांत व सोच का निर्माण करते हैं। यानी जो नन्हे वैज्ञानिक है पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत व सोच का निर्माण करते हैं। यानी संसार के बारे में अपनी सोच का निर्माण करेंगे, नई अपनी सोच प्रदर्शित करेंगे, अपनी सोच बनाएंगे कि संसार कैसा है, संसार में क्या है, वो अपनी सोच व सिद्धांत का निर्माण करेंगे। दूसरा, जीन पियाजे के अनुसार बालक में उम्र के साथ शारीरिक मानसिक परिपक्वता आती है। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि इसका जीन पियाजे को संज्ञानात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है। जीन पियाजे के अनुसार बालक में उम्र के साथ साथ जो शारीरिक मानसिक परिपक्वता आती है, जिससे बालक के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, अर्थात बालक में सही विचार का निर्माण होता है। मैंने आपको कहा था कि बालक उम्र के साथ साथ बालक में परिपक्वता आती है, जिससे उसके जो विचार है उसमें परिपक्वता आती है। बालक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कोई बालक में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। जैसे हमने देखा है कि जो छोटे जब बच्चे होते हैं वो सुपरमैन, जैसे वो पहले कहते हैं सुपरमैन उड़ता है। बचपन में बच्चे क्या कहते हैं, सुपरमैन उड़ता है। पर सुपरमैन उड़ता है
पर और जैसे हम बालक बच्चे कहते हैं कि बचपन में स्पाइडरमैन जाल फेंकता है, स्पाइडरमैन जाल फेंकता है, लेकिन बड़े हो जब हम होते हैं, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, विचार जो हमारे है ना क्लियर होते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि सुपरमैन उड़ता नहीं है। वे एक जो फिल्म जो बनाते हैं, मूवी जो बनाते हैं, उनकी एक कॉन्सेप्ट, उनका एक क्रिया होती है। उनकी जो फिल्म जो निर्माता है वो अपनी तरफ से एक वीएफएक्स का काम, या जो मूवी निर्माण जो प्रतीकात्मक जो चित्रण होता है ना, काल्पनिक चित्रण, उसका निर्माण करते हैं, जिससे सुपरमैन उड़ता है, स्पाइडरमैन जाल फेंकता है। अब हम आगे बात करते हैं स्कीमा के बारे में। इस पर जीन पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया। जीन पियाजे ने कहा स्कीमा का मतलब क्या, पहले हम समझते हैं। स्कीमा एक मानसिक प्रक्रिया है। देखा, प्रत्यक्षीकरण करा, दिमाग में मानसिक संरचना बनना, जिससे जीवन में आने वाली समस्या का समाधान करना। इसमें सूचनाओं को एकत्रित कर निश्चित पैटर्न बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी विषय वस्तु को किसी चीज़ को हम देखते हैं, उसकी संरचना हमारे दिमाग में बन जाती है, तो वो क्या स्कीमा है। आपको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो स्कीमा का मतलब होता है सोच। किसी के बारे में हम किसी को हमने देखा, किसी को हमने समझा, और उसके बारे में हमारी जो सोच बन जाती है ना, वही स्कीमा है। जैसे पहाड़े बनाना, इसमें क्या बात है, इसमें सूचनाओं को एकत्रित कर, यानी पहले है ना उसके बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित कर, उसका निश्चित जो पैटर्न बनाया जाता है कि हाँ निश्चित पैटर्न की इस हिसाब, मतलब कि इस पैटर्न पे ये चलती है, ये विषय वस्तु इस पैटर्न से काम करती है। जैसे पहाड़े बनाना, अब हम आपको समझ जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो जैसे पहाड़े बोल रहा है, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब उसको आगे का वर्ड नहीं आ रहा है, तो बालक के मन में एक स्कीमा है दिमाग में कि हर एक संख्या के साथ आपको 8 जोड़ने हैं, जिससे अगली वाली संख्या आपको प्राप्त होगी। तो अब ये 16 है, अब आगे वाला वर्ड नहीं आया तो 16 में 8 जोड़ देंगे, 16 में 8 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, 24। तो ये आपके स्कीमा क्लियर हो गया कि पहाड़े बनाने के लिए पिछली वाली संख्या में जो है ना नियमित जो संख्या है उसको जोड़ना है, तो आपकी अगली वाली संख्या आ जाएगी। जैसे हम कुत्ते को देखते हैं, उसके कुत्ते की जो संरचना हमारे दिमाग में बन जाती है। हाँ, हमने देखा कि इसके 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, ये भों भों कर रहा है, तो ये कुत्ता है। तो हमारे दिमाग में एक फिक्स स्कीमा, एक फिक्स सोच बन गई कि 4 टांगों वाला, एक पूंछ वाला और भों भों करने वाला क्या होता है, कुत्ता होता है। अब आगे हम बात करेंगे स्कीम्स की। स्कीम्स क्या होती है, निश्चित पैटर्न को दोहराना स्कीम्स का उदाहरण है। यानी हम निश्चित हमने पैटर्न बनाया, जैसे हमने पैटर्न बनाया कि 8 एकम 8 दूनी 16, इसमें 8 और जोड़ेंगे तो अगला वाला वर्ड आ जाएगा, यानी 8 या 24। वैसे अब हम सब में ये पैटर्न कर सकते हैं। जैसे हमने 5 का पहाड़ा बनाते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आगे वाला वर्ड चाहिए तो पिछली वाली संख्या में वापस इनके दोनों का अंतर जोड़ देंगे, तो 10 + 5 यानी 15। तो ये जो निश्चित जो पैटर्न हमने बनाया है कि पिछली वाली संख्या में पिछली 2 संख्याओं के अंतर को जोड़ना है तो अगली वाली संख्या प्राप्त होगी, तो उसको क्या है, निश्चित पैटर्न को दोहराना क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। स्कीमा स्थिर नहीं होती, बदलती रहती है। जैसे स्कीमा जो होती है स्थिर नहीं होती, यानी एक ही नहीं रहती, बदलती रहती है। जैसे हम इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे 4 पैर, एक पूंछ, शरीर पर बाल। जैसे हमने बच्चे ने किसी जानवर को देखा जिसके 4 तो पाँव हैं, एक पूंछ है और शरीर पर बाल है, तो हमने बताया कि ये कुत्ता है। तो बालक और किसी को देखेगा तो और किसी को भी कुत्ता कहेगा, पर फिर बालक को एक दूसरा जानवर दिखा जिसके भी 4 पैर है, एक पूंछ है और सिर्फ आँखों जिस शरीर पर बाल आ रहे हैं, पर हमने उसे बताया कि ये बिल्ली है। तो उन्होंने पूछा कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, कैसे फर्क है। तो फिर उन्होंने बताया कि जो भौं भौं करता है वो कुत्ता होता है और जो म्याऊं करती है वो बिल्ली होती है। तो पहले स्थिर था स्कीमा, पहले क्या था, एक फिक्स हो गया था कि 4 पैर वाला, एक पूंछ वाला और शरीर पर बाल वाला क्या होता है, कुत्ता ही होता है। लेकिन हमने फिर बताया कि म्याऊं जो करने वाली है वो बिल्ली होती है, तो उसके स्कीमा में परिवर्तन आया। तो इसका मतलब यही है कि स्कीमा स्थिर नहीं होती है, बदलती रहती है। अब हम बात करेंगे संगठन यानी स्कीमा को व्यवस्थित करना। अब हम फिक्स व्यवस्थित कर देते हैं कि ये कार्य इसी के लिए है, ये कार्य राम के लिए सही है, ये कार्य श्याम के लिए सही है, ये कार्य आशीष कर सकता है, ये कार्य शोएब कर सकता है। जैसे लड़के पैंट शर्ट पहनते हैं, यानी फिक्स होता है कि लड़के पैंट शर्ट ही पहनते हैं।
हैं। जैसे हिंदी जो आशीष सर अच्छा पढ़ाते हैं, यानी एक हमारे दिमाग में एक स्कीमा बन गया सोच कि अच्छा तो हिंदी तो अच्छा कौन पढ़ाता है, आशीष सर पढ़ाते हैं। जैसे गणित राजेश सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमारे मन में जो फिक्स एक सोच बन गई, एक धारणा बन गई कि गणित जो है राजेश सर अच्छा पढ़ाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट बताते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। अब कॉन्सेप्ट क्या पहला है, अनुकूलन। अनुकूलन यानी एडिप्टेशन। इसके आप में मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसकी इंग्लिश फॉर्म याद करें, क्योंकि हिंदी में इसके अलग अलग इसके नाम आते हैं। तो इसका इंग्लिश में फॉर्म क्या, एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, यानी वातावरण के साथ हम ढल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में हम पढ़ाई किससे करते थे, ऑफलाइन कोचिंग में जाकर करते थे, लेकिन आज ऑनलाइन भी हो रही है, तो हम वातावरण के अनुसार हम ढल गए, तो उसको क्या कहते हैं, वातावरण के अनुसार ढलना। जैसे अगर नौकरी प्राप्त करनी है तो नियमित मेहनत करनी होगी। अगर हमको नौकरी प्राप्त करनी है तो नियमित मेहनत करनी होगी। पहले आपको मालूम हो तो पहले बिना परीक्षा देकर भी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में आज के वातावरण के अनुसार हमें ढलना पड़ेगा कि अगर हमारे को नौकरी प्राप्त करनी हो तो हमें नियमित मेहनत करेंगे जब हमें नौकरी प्राप्त होगी। दूसरा, अगर फिट रहना है तो नियमित व्यायाम करना पड़ेगा। तो अगर हमारे को फिट रहना है, हमको तंदुरुस्त रहना है, तो हमें रोज़ व्यायाम करेंगे जब हम तंदुरुस्त रहेंगे। तीसरा, अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो नियमित नहाना होगा। जैसे अगर पहले हम कोई मान लो किसी कहाँ पे जैसे अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो नियमित नहाना होगा। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो नियमित हमें वातावरण के अनुसार ढलना होगा, यानी नियमित रूप से नहाना होगा। सर्दी वाले इलाके में स्वेटर पहनना, यानी हमें वातावरण के अनुसार ढलना होगा। जैसे हम सर्दी के इलाके में गए, अभी हम गर्मी के इलाके में हैं तो हम स्वेटर नहीं पहन रहे तो भी चल रहा है, लेकिन हम सर्दी के इलाके में गए तो हमें उस वातावरण के अनुसार ढलना होगा, यानी सर्दी वाले इलाके में हमें स्वेटर भी पहनना पड़ेगा। अब देखो, अनुकूलन उसके दो पार्ट होते हैं, आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन और समायोजन यानी एकोमोडेशन। पहले हम आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन के बारे में बात करेंगे। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, यानी पूर्व जो ज्ञान था उसको नवीन ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे ये है प्रकाश संश्लेषण से पूर्व प्रकाश का ज्ञान, यानी हमें प्रकाश संश्लेषण से पूर्व हम प्रकाश का ज्ञान की जो आवश्यकता होती है, यानी हम ये विषय वस्तु समझा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो इससे पहले हमें पूर्व ज्ञान जो हमें मालूम है, यानी प्रकाश किससे प्राप्त होता है, यानी सूर्य से प्राप्त होता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो पूर्व ज्ञान को यानी हमें मालूम है कि पूर्व ज्ञान क्या है, प्रकाश, यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, यानी हमारा जो पूर्व ज्ञान है कि सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसको हम नए ज्ञान यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उस पूर्व ज्ञान, यानी एक बार वापस आपको समझा देता हूँ। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, यानी कहने का मतलब ये है कि पूर्व ज्ञान हमें है कि प्रकाश किससे प्राप्त होता है, सूर्य से, तो इस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। जैसे कुत्ता देखकर पहचानना, यानी एक बार हमें हमारे घर के बड़ों ने बता दिया बालक को कि 4 पैर वाला और 1 पूंछ वाला और शरीर पर बाल वाला कुत्ता होता है, तो हमने वो फिक्स कर लिया कि ये है। तो हम वो पहला वाला कुत्ता काले रंग का था। फिर हमें एक और दूसरी जगह दिखा तो उसके भी 4 पैर थे, 1 पूंछ थी और उसके भी शरीर पर बाल थे, लेकिन सफ़ेद बाल थे। तो हमने ये पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ लिया कि कुत्ते का कलर काला नहीं सफ़ेद भी हो सकता है, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। दूसरा, समायोजन यानी एकोमोडेशन। प्राप्त हुए नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान में संशोधन करके संप्रत्यय का विकास करना, यानी हमें जो नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे हमने जो पूर्व ज्ञान हमने जो प्राप्त कर रखा था उसमें अगर किसी प्रकार की गलती या किसी प्रकार का संशोधन है, उस यानी वातावरण के अनुसार जो संशोधन करेंगे उस संशोधन को क्या कहेंगे, समायोजन। यानी नवीन ज्ञान प्राप्त कर पुराने ज्ञान में जो हम संशोधन करते हैं, जो छोटा सा बदलाव करते हैं, उससे क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे, और उससे समायोजन कहेंगे। यानी प्राप्त हुए नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान में संशोधन करके जो हम विचार का निर्माण यानी संप्रत्यय का जो विकास करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जब नवीन ज्ञान प्राप्त कर जो पुराने ज्ञान में जो संशोधन करेंगे और हमारे विचार का निर्माण संप्रत्यय का जो विकास करेंगे उसको कहेंगे समायोजन। जैसे
जैसे पृथ्वी गोल नहीं परवलयकार है। जैसे हमें पहले हमारी बात होती थी कि पृथ्वी गोल है गोल है गोल है, लेकिन बाद में इसकी खोज हुई, पता चला कि पृथ्वी परवलयकार है, गोल नहीं है। तो इसमें हमारा जो पूर्व ज्ञान था कि पृथ्वी गोल है, उसमें हमने संशोधन करा और हमने क्या करा कि पृथ्वी जो है क्या है, परवलयकार है। 4 टांगों वाला केवल कुत्ता नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि पहले बालक को मालूम था कि जो 4 टांगों वाला, एक पूंछ वाला, शरीर पर बाल वाला क्या होता है, कुत्ता होता है। लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ा, बाद में एक दूसरा दिखा तो उसमें किसी दूसरे ने बताया कि ये बिल्ली है। तो इसमें वे कंफ्यूज हो गया कि कुत्ता है या बिल्ली है। तो उसमें फिर उसको समझाया गया कि जो जो भौं भौं बोलता है वो तो कुत्ता होता है, और जो म्याऊं म्याऊं बोलती है वो बिल्ली होती है। इससे तो क्या करा हमने, संशोधन, पूर्व ज्ञान में छोटा सा संशोधन करके हमने संप्रत्यय यानी विचार का विकास किया, यानी हमारे जो संप्रत्यय, जो हमने जो कॉन्सेप्ट बना रखा था उसका विकास करा। केवल ऑफलाइन ही ट्यूशन होती है, इस धारणा को बदलना। पहले हमारी ये धारणा थी कि केवल ऑफलाइन हम टीचर से सामने बैठे हुए ऑफलाइन ही ट्यूशन पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो जब समाज में बदलाव हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, जिससे हम इस पूर्व जो ये धारणा बनी हुई थी कि केवल ऑफलाइन ही पढ़ाई हो सकती है, तो वो धारणा में संशोधन करके हमने ये करा कि अब ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन कैसे, घर बैठकर भी इंसान इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन। संतुलीकरण तभी होगा जब आत्मसातकरण व समायोजन अधिगम के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। यानी संतुलन का मतलब, कहने का मतलब सीधा यह है, जब आत्मसातकरण और समायोजन दोनों जो अधिगम के जो उद्देश्य हो, जो हम सीखना चाहते हैं उसके उद्देश्य हमने प्राप्त कर लिए, तो वो संतुलन हो जाएगा। यानी दोनों के मध्य, मतलब बिल्कुल दोनों के मध्य संतुलन हो जाएगा, यानी इंसान संप्रत्यय का विकास हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पियाजे के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं। पहला, इंद्रिय गतिक संवेदी पेशीय सेंसरी मोटर स्टेज। इसको आप इंग्लिश में याद करें तो सही रहेगा कि सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि हिंदी में इसके अलग अलग नाम होते हैं। हाँ, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी इसमें शारीरिक विकास आप देखते हैं कि बालक जब छोटा होता है, जब धीरे धीरे कितनी जल्दी उम्र में बैठना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, खड़ा होना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। यानी शारीरिक विकास बच्चे का तीव्र गति से होता है तथा बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अब ज्ञानेंद्रिया है क्या, तो ज्ञानेंद्रिया बालक की जो आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, वह त्वचा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे बालक जो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे आँख के माध्यम से बालक देख के किसी वस्तु को ज्ञान प्राप्त करेगा कि ये कुत्ता है या बिल्ली है। नाक के माध्यम से वह ये ज्ञान प्राप्त करेगा कि इसकी खुशबू ऐसी है, इसकी खुशबू ऐसी है, ये खुशबू है, ये बदबू है। कान के माध्यम से बालक अलग अलग आवाज़, अलग अलग ध्वनियाँ सुन के ज्ञान का निर्माण करेगा। जीभ के माध्यम से बालक अलग अलग स्वाद के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करेगा। त्वचा के माध्यम से बालक अलग अलग स्पर्श को समझेगा। तो ये बात है। हाँ, अब जो सेंसरी मोटर स्टेज में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है जैसा देखा हमने वैसा का वैसा करना। यानी जैसे मान लो किसी बड़े ने कोई कार्य किया, ये किसी बड़े ने हमें ये बताया कि 2 + 5 7 होते हैं, तो हमने वो सीख लिया कि 2 + 5 7 होते हैं। उन्होंने बताया 2 + 5 8 होते हैं, तो हमने ये अनुकरण कर लिया कि 2 + 5 8 होते हैं। भले ही वह गलत हो तो भी वो बालक उसका अनुकरण करता है, उसको देखकर वो वही सीखता है, तो उसको क्या कहेंगे, अनुकरण कहेंगे। वो इसके जो विपरीत होता है, इससे जो अलग होता है वो होता है अनुसरण, जिसकी आगे हम बात करेंगे। तो एक बार हम अनुसरण के बारे में बता देता हूँ। बालक अनुसरण का मतलब ये होता है, बालक पहले देखता है, वो बालक उस मतलब बड़े जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति को देखता है, उससे सीखता है। तो जो सही होता है, उसको जो सही लगता है वही वो सीखता है। शुरू में अधिक ज्ञानी व्यक्ति ने ये बताया कि 2 + 5 7 होता है, तो उसने अगर उसको सही लगा तो उसने देख लिया। फिर उन्होंने बताया कि 5 + 4 8 होता है, तो उससे सही नहीं लगा कि 5 + 4 तो 9 होता है, तो वो बालक ये नहीं सीखेगा, बल्कि केवल यही सीखेगा। तो इसका मतलब ये है, बालक वह सीखता है जो उसे सही लगता है। अब आगे हम बात करेंगे बालक में स्वार्थी गुण, यानी छोटा जब बालक होता है उसमें स्वार्थी गुण होता है। स्मृति अनुकरण, यानी
बालक जो होती है उसकी स्मृति जो अनुकरण के माध्यम से कार्य करती है, यानी दूसरे को देखकर सीखता है। ध्यान केंद्रित, यानी बालक का जो है ना बिल्कुल ध्यान केंद्रित होता है, बालक किसी चीज़ में ध्यान केंद्रित करता है तो दूसरी तरफ ध्यान नहीं देता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत होती है। बालक जब सेंसरी मोटर स्टेज होता है तो आपने देखा हो कि बालक अलग अलग किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी भली वो गिर जाए तो भी उस चीज़ को पाने की इच्छा रखता है, उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है। आदि गुण इसमें पाए जाते हैं। हाँ, अब इंद्रिय गति की या सेंसरी मोटर स्टेज की 6 उप अवस्थाएँ होती है। पहला है प्रतिव्रत अवस्था, 0 से 1 माह। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, चूसना, यानी चूसना क्रिया जो होती है वो इसमें किसमें होती है, यानी बालक स्तनपान करता है, उंगलियों को चूसता है, तो ये किसमें क्रिया होती है, ये 0 से 1 माह में होती है। दूसरा वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था 1 से 4 माह। प्रतिवृत्ति क्रियाएं दोहराई जाती है, यानी जो प्रतिवृत्ति क्रिया जो चूसना है उसको बालक दोहराता है, यानी स्तनपान करता है, उंगलियों को चूसता है, कोई भी चीज़ होता है उसको मुंह में लेता है। तीसरा गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था जो कि 4 से 8 माह होती है। वस्तुओं को उलटने पलटने पर अधिक ध्यान, मान लो बालू किसी वस्तु कोई वस्तु गिर गई, कोई वस्तु नीचे पड़ गई, या कोई वस्तु को ऊपर रख दिया, किसी वस्तु को साइड में रख दिया, तो उस पर बालक अधिक ध्यान देता है। चौथा गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, यानी वयस्कों का अनुकरण करने लगता है, यानी दूसरे को देखकर बिल्कुल वयस्कों के जैसे जो बड़ा जो व्यक्ति है उसके जैसे उसके देखकर वैसा का वैसा करने की कोशिश करता है। वस्तु की खोज करने की शुरुआत करता है, यानी वस्तु मान लो किसी कोई वस्तु हमने छुपा दी, किसी बड़े व्यक्ति ने छुपा दी, तो उसकी खोज करने की शुरुआत करता है। तीसरा तृतीय वृत्तीय अवस्था, यानी जो कि 12 से 8 माह में होती है। बालक प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। बालक इसमें क्या होता है कि जब हमने देखा है बालक इसमें चलता है, चल के नीचे गिरता है, वापस खड़ा होता है, तो इसमें बालक प्रयास व त्रुटि से सीखता है। छठा मानसिक चिंतन की अवस्था। मानसिक चिंतन की अवस्था 18 से 24 माह। 18 से 24 माह वस्तु स्थायित्व का गुण प्रारंभ हो जाता है। जब तक वस्तु सामने रहती है तब उसे सही मानता है, वस्तु के ओझल हो जाने पर भी उसके अस्तित्व को मानता है। यानी वस्तु स्थायित्व का गुण ये होता है कि बालक जब तक वस्तु सामने है, जैसे ये पेन सामने है, तब तक इसको मानेगा कि हाँ ये पेन रखा हुआ है। अगर इसको साइड में छुपा भी दिया तो बालक को हम ये कहेंगे कि बालक वो तो उसको चिड़िया ले गई, तो वो मानेगा नहीं, वो इधर उधर खोजेगा, ध्यान देगा। इसको क्या कहेंगे, वस्तु स्थायित्व का गुण कहेंगे। यानी जब वस्तु सामने होगी जब भी वो मानेगा कि हाँ पेन है, जब उसको इधर उधर छुपा देंगे तो भी वो मानेगा कि पेन है पर आपने छुपाया है। वो इसमें बालक क्या करने लगता है, शब्द बनाने भी लग जाता है। किसमें, 18 से 24 माह। अब दूसरा हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ सक्रिय सदस्य, यानी इसमें बालक एक परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। सक्रिय सदस्य अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, आप इंग्लिश में याद करें तो सही होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष में होती है। वो इसमें जो ये है सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 वर्ष होती है। आपको ये बात भी याद रखनी है। तो हम बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज की। हाँ, पहला पॉइंट, इस अवस्था को सूचकता की अवस्था भी कहते हैं। सूचकता का अर्थ संकेतों के माध्यम से, चिन्ह सिंबल्स के माध्यम से सीखना व विचार व्यक्त करना। जैसे बालक जो होता है वो जैसे किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी सिंबल के माध्यम से, संकेत के माध्यम से सीखता है, वह सीखता है, वह अपने विचार को व्यक्त करता है। जैसे बालक जो होता है वो छोटा होता है, जब वो रो के जब बालक रो के ये बताता है कि मुझे भूख लग रही है, या पेट या मुंह की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे भूख लग रही है, या नाक की तरफ इशारा करके भी कहता है कि बदबू आ रही है। तो ये अलग अलग बालक विचार व्यक्त करता है किसके, संचिन्ह के माध्यम से। मौखिक भाषा का विकास हो जाता है, यानी मौखिक भाषा धीरे धीरे बालक बोलने लग जाता है धीरे धीरे। दूसरा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्रतिशत करता है, यानी बालक उस टाइम थोड़ा जिद्दी किस्म का भी हो जाता है कि बालक को ये होता है कि ये चाहिए तो चाहिए, किसी भी करके वो कोशिश करता है कि ये इसको पाना है तो पाना है। ये लक्ष्य केंद्रित व्यवहार होता है, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, यानी थोड़ा जिद्दीपन करता है। और उसे कहता है कि जैसे ये ड्रेस मुझे चाहिए तो ये चाहिए, कैसे न कैसे कोशिश करता है कि मुझे ये चाहिए, ये इस कलर की ड्रेस चाहिए। तीसरा जीववाद।
जीववाद यानी एनिमिज्म, सजीव तथा निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। बालक जो होता है इस अवस्था में, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे आपको मालूम है, तो छोटी छोटी जब लड़कियाँ होती है वो गुड़िया को सजाती है, वो सोचती है कि ये मेरी दोस्त है, ये जीवित प्राणी है। ज़मीन से लग जाने पर ज़मीन को मारना, जैसे ज़मीन पर अगर किसी बालक से गिर गया, उसके लग गई तो वो ज़मीन को मारता है। जैसे कि ज़मीन एक सजीव वस्तु है। जैसे चाँद को चंदा मामा कहते हैं। जैसे मान लो कोई चाँद है तो चाँद को चंदा मामा कहते हैं कि ये सजीव वस्तु, ये वाकई में मेरे मामा है, वाकई में मेरे मामा है। जैसे खिलौनों को सजीव समझना, जैसे खिलौने का बालक है ना, खिलौनों के साथ खेलता है, उसके साथ अलग अलग उसको साथ में सुलाता है, उसमें साथ में उसके रहता है, यानी बालक उसे सजीव मानता है। चौथा, आत्म केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म। जैसे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आत्म केंद्रित या सेंट्रिज्म का मतलब होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही है, बाकी मुझसे अलग करने वाले गलत। बालक जब 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक होता है, जब बालक वही समझता है जो मैंने किया है वो सही है, और जो मेरे से अलग जो कर रहे हैं वो सब गलत है। इसका मतलब ये है। पांचवा ऑप्शन केंद्रीकरण, इसमें 9 गोलियों का प्रयोग किया था। आपको ये याद रखना है कि 9 गोलियों का प्रयोग किसने किया था, तो ये याद करना है कि 9 गोलियों का प्रयोग किसने किया था, तो किसने, जीन पियाजे ने किया था। विकेंद्रीकरण का अभाव, विकेंद्रीकरण यानी वो एक वस्तु में केंद्रित होता है, यानी गिलास छोटी बड़ी, यानी एक गिलास हमने चौड़ी ले ली, उसमें इतना सा पानी भर दिया, एक गिलास हमने पतली उसमें सकड़ी ले ली, उसमें इतना पानी भर दिया, तो पानी दोनों में बराबर है, लेकिन बालक कौन सा लेगा, पहले इस गिलास को लेगा। लेकिन क्योंकि बालक को इसमें दिखता है कि इसमें इसका तल, इसमें ये भरी भी ज़्यादा है, बालक ये समझ नहीं पाता है कि दोनों में पानी एक जैसा, यानी उसमें विकेंद्रीकरण का अभाव होता है, केंद्रीकरण होता है। 9 गोलियों की प्रयोग ये है कि 9 गोलियाँ बालक, जो जीन पियाजे ने बताया कि बालक जब उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रयोग किया कि 9 गोलियाँ उन्होंने एक साथ रख दी और 4 गोलियाँ अलग अलग रख दी, तो उन्होंने ये बताया कि 4 गोलियाँ ज़्यादा है और ये 9 गोलियाँ कम है, यानी उनमें विकेंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है, यानी केंद्रीकृत, यानी उन्होंने उसको कम ही माना, उनको बहुत सारा माना। अहम भाव यानी अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानने लगता है, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानने लगता है। इसमें आपको केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि बालक जो साथ में जो वस्तु है उसको कम समझता है, जो अलग अलग बहुत सारी वस्तुएं हैं भले वो कम ही हैं पर उसको ज़्यादा समझता है। अहम भाव यानी अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। बालक है ना, अपना आप को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, वो समझता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मुझ पर ही ध्यान दे रहे हैं। जैसे बादल मेरे पीछा कर रहे हैं, जैसे बालक जब चलता है तो देखता है आसमान की बालक कि बादल तो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो बालक अपना आप को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। जैसे परछाई मेरा पीछा कर रही है, यानी बालक ये समझता है कि परछाई मेरा पीछा कर रही है, यानी परछाई मेरे पीछे चल रही है। बाकी उसको ये पता, ये उसको इस बात का ये बात होती है कि वो अपना आप को बहुत महत्वपूर्ण मानने लगता है कि जो सब मुझ पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। सातवां ऑप्शन वैचारिक उदय की अवस्था। वैचारिक उदय की अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको वैचारिक उदय की अवस्था भी कहते हैं, यानी इसमें विचार नए विचार बालक में आते हैं। अनावश्यक वस्तुओं को संग्रह करता है बालक इसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। ये आपको याद करनी है टर्म की, ये कि अनावश्यक वस्तुओं को संग्रह करता है। 8वां ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान होता है, यानी छोटी मोटी जो ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान होता है वो बालक को होने लग जाता है। जैसे कोई कौन सी चीज़ ऊंचा है, कौन सी चीज़ नीचे है, कौन सी छोटा है, कौन सा बड़ा है, इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लग जाता है। जैसे 9वां पॉइंट पलटावली का गुण विकसित नहीं होते हैं। पलटावली का गुण विकसित नहीं होते यानी किसी गिलास में कोई पतली गिलास में पानी ज़्यादा भरा हुआ है, किसमें चौड़ी गिलास में, उसमें भी पानी, दोनों पानी भरा हुआ ज़्यादा बराबर है, लेकिन बालक क्या समझता है कि जो पतली गिलास है उसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो बालक में पलटावली का गुण विकसित नहीं होता है, यानी बालक में पलटावली गुण विकसित नहीं होता है। जैसे बालक जो है मतलब स्कूल से जब घर से जब स्कूल जाता है तो वो थोड़ा बहुत सारे बालक एक जाने की नहीं जाते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि रास्ता बहुत बड़ा है क्योंकि वो जाना नहीं चाहते इस जगह। जब वापस जो खुशी खुशी में आते हैं तो वो जल्दी आ जाते हैं, तो वो समझते हैं कि आने का रास्ता छोटा है और जाने का रास्ता बड़ा है। इसमें तो वो ये समझते हैं कि आने का, जब स्कूल से हम घर आए तो वो रास्ता छोटा था। तो कहने का मतलब उसमें पलटावली का गुण विकसित नहीं होता है कि वो, उनको मालूम ये नहीं है कि ये दोनों रास्ते, वो रास्ता दोनों ही बराबर था, लेकिन हमारे जो मन के जो भाव थे वो अलग थे।
10वां पॉइंट, प्रतीकात्मकता का गुण विकसित हो जाता है। देखा गुण अर्जित समय, मतलब कोई भी कार्य को हमने देखा कि हाँ ये ऐसे करते हैं, उसमें धीरे धीरे हम उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रतीकात्मकता गुण। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज की दो अवस्थाएं होती है, दो अवस्था होती है, जिसको पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और अंत्य प्रज्ञा यानी इनिशिएटिव स्टेज अवस्था, जो कि ये की होती है 2 से 4 वर्ष और ये होती है 4 से 7 वर्ष। इसमें सूचकता का विकास होता है, संकेत चिन्ह के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं, यानी संकेत चिन्ह यानी भूख लगने पर वो मुंह की तरफ इशारा करता है, बदबू आने पर वो नाक की तरफ इशारा करता है, उसको क्या कहते हैं, सूचकता का विकास यानी संकेत चिन्ह के माध्यम से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सूचकता का विकास कहाँ होता है, तो प्री ऑपरेशन स्टेज में। प्रश्न पूछता है, मतलब अलग अलग प्रश्न पूछता है कि आंटी जी ये क्या है, पापा ये क्या है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग प्रश्न पूछता है। यानी ये पेन ये क्या है, तो हम बताते पेन है, तो इसके अंदर क्या है, तो नई नई चीज़ें ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्रबल जिज्ञासु यानी बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है वो। इधर इस काल में, अंतःप्रज्ञा ज्ञान में, इस काल में बच्चा नकल के स्थान पर वह करता है जो उसे अच्छा लगता है, इसे ही अनुसरण कहते हैं। यानी बालक, मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुसरण का मतलब होता है कि बालक नकल के स्थान पर वह करता है जो बालक को सही लगता है। अनुकरण का मतलब तो होता है बालक बड़े के देखे देख वो वही करता है, बिल्कुल वैसे वैसे नकल करता है। पर लेकिन अनुसरण का मतलब होता है कि बालक नकल करता है लेकिन जो सही होता है उसी को करता है, जो उसे गलत लगता है उसको वो नहीं करता है। जैसे कर्मबद्ध तरीक और कर्मबद्ध तर्क नहीं, यानी उसका जो तर्क जो देता है वो कर्मबद्ध नहीं होता है, क्रमबद्ध नहीं होता है। जोड़ बाकी वो तो करेगा जैसे हैं, लेकिन नियम नहीं समझेगा, नहीं क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझेगा, नहीं जोड़ का बता देंगे, घटाने का बता देंगे, पहले उनके नियम को समझेगा नहीं, क्रम का वर्गीकरण नहीं करना, यानी एक सीक्वेंस वाइज जो होता है वो कार्य नहीं करता है। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है ठोस मूर्त आधारित चिंतन, यानी इसमें जो होता है, कहने का मतलब ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब ये है कि बालक जो सामने जो वस्तु दिख रही है उसके बारे में बालक जो है ना वो चिंतन करने लग जाता है, यानी किसी ठोस वस्तु के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में चिंतन करने लग जाता है। ये तो जैसे ये पेन है, तो ये पेन है, इस पेन ये कार्य कैसे करता है, इसको खोलते हैं, इस तरह से इसको लिखते हैं, ये पेन है ऐसे इसको लिखते हैं, तो ऐसे बालक समझता है। दूसरा, वस्तुओं को पहचानने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है कि पेंसिल अलग करेगा, पेन अलग करेगा, संबंध स्थापित करने लगता है, यानी एक दूसरे में जो इसका संबंध किससे है, तो इसका एक पेज से संबंध है, इससे संबंध स्थापित करेगा, यानी व्यवहार और अपने परिवार से जो संबंध स्थापित करेगा वो किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करेगा। चिंतन तर्क क्रमबद्ध होता है, जैसे पहले जोड़ होगी फिर बाकी, यानी जो जोड़ बाकी के गुणा के जो नियम हैं, जो बालक अलग अलग जो नियम होते हैं किसी विषय वस्तु को, उसको समझेगा, क्रमबद्ध तरीके से चिंतन व तर्क करने की कोशिश करेगा। जैसे पहले सभी विषय वस्तु को जोड़ा जाता है, बाद में सभी विषय वस्तुओं को जो घटाने की होती है उसको घटाया जाता है। चौथा, नियमीकरण की अवस्था या वैचारिक क्रिया की अवस्था, यानी बालक जो है नए नियम, बालक जो है नियमीकरण यानी नियम बनाने लग जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, यानी बालक है ना अलग अलग विचार प्रदर्शित करने लगता है। वैचारिक क्रिया के उदय कहाँ हुआ था, 2 से 7 वर्ष में, और वैचारिक जो क्रिया की अवस्था यानी क्रमबद्ध रूप से बालक विचार करने लगा है किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष में। पांचवा, पलटावली का गुण विकसित हो जाते हैं, यानी पलटावली का गुण विकसित हो जाता है कि यानी ये गिलास है और ये गिलास है, इनमें दोनों में बराबर पानी भरा हुआ है, ये बालक समझने लग जाता है, यानी पलटावली का गुण विकसित हो जाता है। दिशा का ज्ञान होने लग जाता है, यानी बालक को ये मालूम पड़ने लग जाता है ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, इसका ज्ञान भी बालक को मालूम होने लग जाता है। छठा, संरक्षण की समझ, यानी बालक इस बारे में समझने लग जाता है कि लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल के बारे में बालक समझने लग जाता है। दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देना, यानी बालक जो रहता है वो दूसरों के महत्व, जो दूसरों के बारे में दूसरों की जो बातें हैं वो भी समझने लगता है, दूसरों के जो दृष्टिकोण होते हैं, दूसरे को जो विचार होते हैं दूसरे के, उसको भी महत्व देने लग जाता है। यानी जैसे जो बालक है, छोटे बालक है, 7 से 11 वर्ष के बालक है, वो खुद की बात तो बताएंगे लेकिन अपने जो दोस्त की बात उसको भी समझेंगे, अगर वो सही है तो उसके अनुसार वो कार्य करेंगे। अब चौथी जो स्टेज है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 के बाद, यानी 11वें के बाद, यानी 11 वर्ष से जो शुरू हो जाती है वो कौन सी होती है, औपचारिक संक्रियात्मक
अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, इसमें बालक जो अमूर्त चिंतन करने लग की अवस्था कहते हैं या अपसारी चिंतन की अवस्था कहते हैं, यानी बालक कोई विषय वस्तु सामने नहीं है तो उसके बारे में चिंतन करने लग जाती है, यानी बालक में जो खोज की प्रवृत्ति होती है वो 11 वर्ष से जो बालक में शुरू हो जाती है कि अलग अलग चीज़ का अलग अलग निर्माण करना, जैसे अलग अलग अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट यानी आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है वो किसमें आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में उसका विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन होता है जैसे जैसे 5 अलग, जैसे किसी जैसे बोला कि किसी 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 व्यक्ति की आयु x है और उसके पिता की आयु उसके पिता की आयु 5x है, तो 5 वर्ष बाद उन दोनों का बालक यानी बॉय वो उनके पिता यानी फादर की आयु का अनुपात क्या होगा। तो जो अलग अलग जो अमूर्त जो चिंतन होता है यानी आउट ऑफ द बॉक्स जो सोच होती है ना, जैसे जो सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सोचने लग जाता है। मानसिक क्रिया उच्चतम सीमा पर होती है, यानी मानसिक क्रिया जो होती है वो उच्चतम सीमा होती है, यानी बालक जो सोचने की जो क्रिया होती है, सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वो उच्चतम सीमा पर हो जाती है। तर्क तथा चिंतन क्षमता का विकास, यानी तर्क तथा चिंतन क्षमता का बालक का विकास हो जाता है, यानी बालक अच्छी तरह से तर्क जो चिंतन जो उच्चतम जो स्तर होता है वो इस अवस्था में आ जाता है, तर्क तथा चिंतन का विकास हो जाता है। 4 गुण विकसित होते हैं, आपको याद रखना है 4 गुण विकसित हो जाते हैं, एक तो पहचान, एक निषेध, एक पारस्परिक, एक सह संबंध, ये जाती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में INRC। नैतिक नियमों का पालन, यानी बालक जो होते हैं नैतिक नियमों की या हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा बालक को ईमानदार रहना चाहिए, इस नैतिक नियमों का पालन करने लग जाता है। संप्रत्यय का गुण विकसित हो जाती है, यानी बालक अलग अलग विचार जो होते हैं वो एक नए नए विचार निर्माण करने लग जाता है, उसका जो गुण होता है वो अच्छी तरह से विकसित होने लग जाता है, यानी अच्छे विचार व्यक्ति में बालक में विकसित होने लग जाते हैं। छठा पॉइंट परिकल्पनात्मक निगमनात्मक योग्यता, यानी बालक जो है ना परिकल्पना करने लग जाता है कि ये कैसे बनना है, ये कैसे बनाएंगे, कहने मतलब मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अमूर्त चिंतन यानी बालक अलग अलग चीज़ का निर्माण करने लग जाती है, कैसे बिजली की उत्पन्न हो सकती है, ऐसे अलग अलग चीज़ें जो है वो बालक सोचने लग जाता है कि कैसे हम नई चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, कैसे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे हम किसी कार्य को जो हमें जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं उसको कर सकते हैं, तो बालक अलग अलग क्रिया करके उसको कार्य करने की कोशिश करता है, यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक योग्यता आ जाती है उसमें। अद्वितीय मानते, यानी अपना आप को अद्वितीय मानने लग जाता है, अद्वितीय मानने लगता है, वो सबसे अलग मानने लग जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं सबसे अलग हूँ, ये सोच किसमें आती है 11 वर्ष के बाद में। इसमें जो आपको ये याद रखना है कि पेंडुलम की जो समस्या है, पेंडुलम की समस्या ये किस अवस्था में है, तो आपको फिक्स ये याद रखना है कि पेंडुलम की समस्या पर प्रयोग जीन पियाजे ने किस अवस्था में किया था, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पे यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी 11 वर्ष के बाद में। एक होती है इसमें, आपको ये बात भी याद रखना है, इसमें स्थानांतरण की जो योग्यता होती है, स्थानांतरण की योग्यता, या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानांतरण की योग्यता किसमें होती है, तो स्थानांतरण की योग्यता भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। अब लास्ट आपको ये देखना है कि जीन पियाजे ने दूसरी व तीसरी अवस्था को स्थूल विकास की अवस्था कहते हैं, यानी जीन पियाजे ने कौन सी, अब प्रश्न आपके आ गया कि स्थूल विकास की अवस्था किसे कहते हैं, जीन पियाजे ने स्थूल विकास की अवस्था किसे कहा है, तो दूसरी व तीसरी अवस्था को जीन पियाजे ने स्थूल विकास की अवस्था कहा है। और आपको लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार। यानी हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर हमने ठान लिया है कि कैसे न कैसे करके हम जीतना है, तो भले हम एक बार हारे भले 2 बार हारे, पर आखिरकार हमें जीत प्राप्त होगी। और अगर हमने ठान लिया है कि अगर हमने मान लिया कि हमसे ये नहीं हो सकता है, तो वब से हमारी हार शुरू हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करना ना छोड़ें और कीप स्माइलिंग एंड कीप इट अप, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें AK लर्निंग वर्ल्ड को। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।